चैप्टर 5। 2 दिन अब हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करनी है। ओ वो रह गया, अस्सलाम वालेकुम। इतना फ्लो में था कि वो साथ ही वो मिस ही हो गया। तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक इट वाज ऑल अबाउट डेटाबेस। चैप्टर 5 और 6 जो है वो बेसिकली दो टेक्निकल चैप्टर्स तो हैं, बट अगर आपको इसमें एक बात समझ आ गई, यानी कि अगर आपको लेक्चर की थीम समझ आ गई तो फिर ये मसला नहीं करते, है इजी। बस शर्त यह है कि आपको समझ आ जाए तो इट इज ऑल ओके, ऑल गुड। तो शुरू करते हैं चैप्टर 5 विच इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। अच्छा, इस चैप्टर को आपने सीक्वेंशियल फ्लो में नहीं पढ़ना। जिस सीक्वेंस में हम अभी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे आपने उसी सीक्वेंस में उसको लेके चलना। बन गई? ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक डेफिनेशन, किस चीज की डेफिनेशन है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन। बट इसको समझने से पहले जरा बोर्ड पे आइएगा। एक वर्ड होता है डेटा, और हमने पहले 4 चैप्टर्स के अंदर इस वर्ड के ऊपर काफी तसल्ली से बात की, ऐसे ही। फिर अगर मैं इसी वर्ड के साथ एक और वर्ड लगा दूं, डेटा बेस, तो डेटा बेस बेसिकली क्या है कि हाउ दिस डाटा इज बीइंग स्टोर्ड, हाउ दिस डाटा इज बीइंग स्टोर्ड। जैसे आपके घर में आपकी अलमारी होती है कपड़ों वाली। अब कपड़े बेसिकली क्या है? डाटा। अलमारी क्या है? डेटाबेस, जिसमें आपके कपड़े स्टोर हो रहे हैं। इसी तरह डेटाबेस वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप स्टोर करते हैं अपना क्या? डाटा। यहां तक बात समझ आती है? फिर इदारों में एक डेटाबेस तो नहीं होती, मल्टीपल डेटाबेसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन डेटाबेस, हैज ओन डेटाबेस। सेल्स के लिए अलग होगी, मार्केटिंग के लिए अलग होगी, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग होगी, पेरोल वालों के लिए अलग होगी, परचेज वालों के लिए अलग होगी, प्रोडक्शन वालों के लिए अलग होगी। तो कंपनी को इसके लिए अलग से डीबीएमएस लेना है, इसके लिए अलग से डीबीएमएस लेना है, तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है ठीक है, ये भी एक डेटाबेस है, ये भी एक डेटाबेस है, ये भी डेटाबेस, ये भी और ये भी। हम लोग एक ऐसा सिस्टम खड़ा करेंगे, हम लोग एक ऐसा सिस्टम खड़ा करेंगे जो इन सारी डेटाबेसेस को मैनेज करेगा। इन सबको क्या करेगा? मैनेज कर रहा होगा। और वो सिस्टम कहलाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब पढ़ते हैं। कहता है जी, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ डाटा। एक बात का ख्याल रखिएगा, हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो डिजिटल बात कर रहे हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ डाटा structured for efficient storage, management and retrieval of large volume of information। हम मुझे डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मेरे पास डाटा कितना है? लार्ज वॉल्यूम में। तो उसको मैनेज करना, उसको सिक्योर करना, उसको स्टोर करना, और वक्त आने पे उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना, रिट्रीव करना, ये सारे का सारा काम किसका है? डेटाबेस मैनेजमेंट का काम। ओके, एक स्टेप नीचे आते हैं। कहते हैं जी, अ डीबीएमएस इज अ software that enables the creation, management and utilization of database। कहते जी database is for data, database is for data and database management system is for databases। तो डेटाबेसेस को क्रिएट करना, डेटाबेसेस को खत्म करना, डेटाबेसेस को अमेंड करना, डेटाबेसेस को अपडेट करना, डेटाबेसेस को रिमूव करना, ये सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। और एक इदारे में एक से ज्यादा डेटाबेसेस मौजूद होती हैं, उसी को तो मैनेज करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? डाटा को रिट्रीव करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, डाटा को सिक्योर करता है, और सबसे मजे की चीज ये पढ़े, मल्टीपल यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। भाई एक ही टाइम पे सेल्स वाले भी काम कर रहे होंगे, मार्केटिंग वाले भी काम कर रहे होंगे, पेरोल वाले भी काम कर रहे होंगे, और प्रोडक्शन वाले भी काम कर रहे होंगे। तो ये पॉसिबल है कि सेल्स जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट एचआर पे जा रहा है, मार्केटिंग जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट पेरोल पे जा रहा है? नहीं हो सकता ना। इसकी अपनी डेटाबेस है, इसकी अपनी डेटाबेस, ठीक है। हाँ,
सॉफ्टवेयर एक ही यूज कर रहे हैं, मगर इनकी डेटाबेस, इनकी फाइल्स अलग बनी हुई है, इनकी फाइल्स अलग बनी हुई, इसकी फाइल अलग बनी हुई, हर एक का अपना जाती एक इंटरफेस है। तो मल्टीपल यूजर्स एट अ वेरी सेम टाइम कंकरेंटली मींस एक साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि सिक्योर तरीके से काम कर सकते हैं। सेल्स वाले जो काम कर रहे होंगे वो मार्केटिंग को नजर नहीं आएंगे, मार्केटिंग जो काम कर रही होगी वो प्रोडक्शन को नजर नहीं आएंगे। सिमिलर टू हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, जैसे मोबाइल आपके पास भी, आपके पास भी, आपके पास भी, आपके पास भी, आपके मोबाइल में जो कुछ होता है वो आपके मोबाइल में स्टोर होता है, इनके मोबाइल में जो कुछ होगा वो इनके मोबाइल में स्टोर होगा, मगर बैकएंड के ऊपर एक ऐसा सर्वर, एक ऐसी डेटाबेस भी मौजूद है जिसमें हर एक का डाटा डंप हो रहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, जो आप मैसेजेस करते हैं वो आपके मोबाइल तक सेव है, ठीक है। इनका किया हुआ कोई भी मैसेज क्या आपको इफेक्ट करेगा? आपका किया हुआ आपको करेगा, आपका किया हुआ आपको करेगा नहीं, मगर बैकएंड के ऊपर देयर इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्किंग, जहां पे हर एक का डाटा डंप हो रहा है, इनका भी जा 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 रहा है। की फंक्शंस क्या है? सबसे पहला डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना और डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। दो लफ्ज बोलता हूं, एक वर्ड है एसक्यूएल और एक वर्ड है नो एसक्यूएल। याद रखिएगा एसक्यूएल एक बड़ी कॉमन डेटाबेस है जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के लिए, और ये हम यूज करते हैं नॉर्मली अनस्ट्रक्चर्ड के लिए। enables efficient queuing, updating and manipulation of data। डाटा को आप बड़ी आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज जस्ट लाइक योर एलएमएस। जरा सोचें, आपने एक एलएमएस लिया हुआ किसी भी कॉलेज का, तो आप अगर कैफ 3 में एनरोल्ड हैं और उसके साथ कैफ 2 में एनरोल्ड हैं और आप कैफ 3 में और कैफ 1 में एनरोल्ड हैं, तो क्या आपके वॉच्ड लेक्चर्स का इम्पैक्ट इन पे जाएगा? नहीं। आपके लेक्चर्स का इम्पैक्ट आप पे आएगा? नहीं। मगर बैकएंड के ऊपर क्या एक बंदा ऐसा है जो कि ये देख रहा है कि पूरे दिन में कितनी वीडियोस को वॉच किया गया है, कौन सा यूजर कितने टाइम तक एक्टिव रहा है? ऐसा है कि नहीं? क्या आप हर एक का यूजर इंटरफेस फर्क है? जो आपको स्क्रीन नजर आती है एलएमएस की, वो हर एक ही फर्क है ना। आपको अपने कोर्सेज मिलेंगे, अपना नाम मिलेगा, आपको अपने कोर्सेज और अपना नाम मिल रहा होगा। तो कहते हैं जी एनेबल्स एफिशिएंट क्यूरिंग, हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी क्यूरी को जनरेट कर सकता है। अपडेटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, अपने हिसाब से उसको अपडेट कर सकता है, और जो मैनिपुलेशन कहते हैं ऐड करना और लेस करना, अपने हिसाब से बढ़ा भी सकता है और अपने हिसाब से कम भी कर सकता है, दूसरे पे कोई उसका असर नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सीक्रेसी के साथ काम करता है, एक का किया हुआ काम दूसरे के ऊपर हावी नहीं होता। सर इसी तरह हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं, किसके? डीबीएमएस के। जरा नाम पढ़े। डेटाबेस इंजन, क्यूरी प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर और सिक्योरिटी मैनेजर। इनके फिलहाल नाम जेन में रखने, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझ के वापस आते हैं। एग्जांपल है एक रेस्टोरेंट, किसकी? रेस्टोरेंट की। भाई रेस्टोरेंट में क्या होता है? आप लोग जाते हैं, गेट के ऊपर एक गार्ड होता है, वो चेक करता है कि आपको अंदर आने दिया भी जाए या नहीं। अगर आप लोग शॉर्ट्स में हो तो बाहर निकाल देंगे, आप लोग अच्छे कपड़ों में हैं तो अंदर आने देगा। तो बेसिकली सबसे पहला जो गेट पे चेक लग रहा है वो आपको गार्ड देख रहा है कि आपको सिस्टम में दाखिल होने देना या नहीं होने देना, ठीक है। आप अंदर आ गए, जब आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है वेटर। क्यों मिलता है? ऑर्डर लेने के लिए। तो आप वेटर को अपनी जुबान में ऑर्डर देते हैं, ठीक है। आपका ऑर्डर लेके वो वेटर जाता है किचन तक, और फिर किचन को कहता है कि जनाब फला ऑर्डर मुझे मिला है, इसको बना के दो। किचन वाला देखता है कि उसके पास तमाम तर जो मुरक्कबात हैं, जो मसाले हैं, जो चिकन चिकन है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो फिर किसके पास जाएगा? स्टोर रूम जाएगा। वहां पे कौन होगा? एक स्टोर मैनेजर होगा। उसको बोलेगा कि भाई मुझे दही चाहिए, मुझे ये वाला मसाला चाहिए, इतना चिकन चाहिए, क्योंकि बाहर कौन आया है? कस्टमर आया, उसको हमने खाना बना के देना है। तो अगर इसको जरूरत पड़ती है तो ये किसके पास जाएगा? स्टोर मैनेजर के पास जाएगा। जब आप खाना ये तैयार कर लेगा तो फिर किसको देगा वापस? वेटर को। तो वही वेटर जो कि आपकी क्यूरी लेके गया था अब आपका खाना लेके वापस आएगा। जब आप खाना खा के थक जाएंगे तो अल्टीमेटली फिर आप कहाँ पे जाएंगे? कैशियर के पास बिल करने के लिए। ये आपसे क्या लेगा? पैसे। और ऐसा होगा कि साथ वाले खाने के पैसे भी आपसे ले रहा? नहीं। ऐसा होगा कि वो आपसे पैसे नेगेटिव में ले रहा हो, यानी कि वो आपको कहे कि जनाब आपको देने की जरूरत नहीं, हम आपको पैसे उल्टा देते हैं, आप खाना भी खाना पैसे भी लें। ऐसा होता है?
नहीं होता। तो ये भाई साहब ने पेमेंट लेनी है, ठीक है, और आपने सब कुछ कर करा के उसी गेट से जिससे आप एंटर हुए थे उसे बाहर भी निकला, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए जरा पीछे वापस आते हैं। ये क्या, सिक्योरिटी मैनेजर, अब जरा पढ़े, हैंडल्स यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, उसको एंटर होने देगा जो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होगा और जो ऑथेंटिकेशन के साथ आया होगा, जो ऑथेंटिक होगा। रिस्ट्रिक्टिंग डाटा एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स हो, यानी कि इन शॉर्ट वही कहना चाह रहा है कि अनऑथराइज्ड यूजर अगर उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहेगा तो इसका काम है उसको रोकना, इसका काम है उसको रोकना। फिर वो जो वेटर थे वो आपका है क्यूरी प्रोसेसर। वेटर कौन है आपका? क्यूरी प्रोसेसर। इसने इंटरप्रेट करना है और एग्जीक्यूट करनी है क्या? एसक्यूएल क्यूरी। आपसे उसने ऑर्डर लिया और आपकी बात जाके उसने आगे पहुंचाई, फिर उससे तैयार शुदा खाना ला के किसको दिया? आपको। होता यह है कि आप एक सवाल पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, आपने उसको कहा कि भाई 2+2 क्या होता है, आपने भी टाइप किया ना, टाइप करके आपने एंटर किया, आपको तो मिली सेकंड में आंसर मिल गया, मगर बैकएंड पे क्या हुआ, वो आपका सवाल लेके गया, फिर वहां से जवाब देके वापस आया और लाके दिखाया कि भाई 2+2 क्या होता है? 4 होता है। तो क्यूरी प्रोसेसर ने पहले आपकी की हुई अंग्रेजी को इंटरप्रेट करना है, किसमें? कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में। और वो कौन सी होती है? कल आप बात कर रहे थे, बाइनरी लैंग्वेज। और उसके बाद उसकी क्या करवानी है? एग्जीक्यूशन। जब वो करवा लेगा तो वापस से लाके आपको देनी है और कहना कि भाई ये चीज हमने जो आपने सवाल किया था, अब ये रहा उसका जवाब। अच्छा, किचन कौन है? डेटाबेस इंजन। यहां पे इसकी तमाम क्यूरी स्टोर भी होती है, रिट्रीव भी होती है, और डाटा क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये कौन है? ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये वो कैशियर है। ये वो कौन है? कैशियर है, जो कि एसेट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है एसेट प्रॉपर्टी को। एसेट क्या है? ये 4 वर्ड है। ऑटोमिसिटी, पहला क्या है? ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। इस पर नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, आई क्या पूछ सकता है। पहली पहली अटेम्प्ट में इतना मुश्किल एरिया नहीं चेक करेगा, बट दिस कैन बी आस्क्ड। थ्योरेटिकल। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन मैनेजर ने कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना है? एसेट। अब ये है क्या, पहले इसको समझ के आते हैं। व्हाट इज एसेट प्रॉपर्टीज? ए मींस एटॉमिसिटी, इसका उर्दू में लिख लें आर या पार, या होगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा। या तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा या फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, या उस रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा या खाना नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि आप खाना खाने के लिए गए, खाना नहीं था और कैशियर के जनाब पैसे देके जाओ। ऐसा पॉसिबल है कि आपने खाना खा लिया और कैशियर के पैसे नहीं लेने, नहीं। तो देयर इज द रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट, एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। तो एटॉमिसिटी मींस या तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी या कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। आर या पार। सेकंड क्या है? कंसिस्टेंसी। जो भी रूल्स बनेंगे वो हर बंदे के लिए बराबर बनेंगे, कंसिस्टेंट रूल्स बनेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप बैंक में जाए और आपके पास अकाउंट में 100 रुपया हो और आप बैंक से कहें मुझे 1000 रुपये विड्रॉ कराना, बैंक आपको 1000 रुपये विड्रॉ करके दे दे? वो लोन एक अलग चीज है, बट क्या वो आपके ही अकाउंट से पैसे माइनस में निकाल सकता है? नहीं, वो एक सेपरेट चीज है, वो एक प्रॉपर फैसिलिटी है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल है। अगर आप बैंक में जाके कहेंगे यार मेरे अकाउंट में 100 रुपये पड़ा हुआ है, मुझे 1000 रुपये दे दो, अनलेस कि आपने उसके लिए अप्लाई किया हो, आपकी वो बात अप्रूव हुई हो, वो एक अलग कहानी है। बट बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल नहीं। बाय डिफॉल्ट जितना आपके पास है आपको उतना ही मिलेगा। अच्छा, ये पॉसिबल है कि आप खाना खाने के लिए जाएं और आपका बिल बन जाए, कैशियर आपको कहे कि यार खाना भी खाओ और हमसे पैसे लेके जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सर ये गारंटी करता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारी की सारी एक ही डिफाइंड रूल्स को फॉलो कर रही है, किसी के लिए कोई डिफरेंट कानून नहीं है, सबके लिए डिफाइंड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सेम। तीसरा क्या है? आइसोलेशन। किसी की ट्रांजेक्शन का किसी की ट्रांजेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आपकी अलग ट्रांजेक्शन है, आपकी अलग और आपकी अलग। आपका अपना ऑर्डर था, इनका अपना ऑर्डर था और इनका अपना ऑर्डर था, इनके ऑर्डर्स आपस में मिक्स नहीं होंगे, इनका खाया हुआ खाने का बिल आप पे नहीं आएगा, ऐसे ही। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी। अगर एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई है और एग्जीक्यूट होने के बाद आपका सर्वर खराब हो जाए, जल जाए, तबाह हो जाए,
कोई भी खराबी आ जाए, वायरस आ जाए, तो वो एंट्री उसमें मौजूद रहती है, वो एंट्री खत्म नहीं होती. इट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी. इट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी. वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, इट्स चेंजेस आर परमानेंट. इट्स चेंजेस आर परमानेंट एंड जो सिस्टम सर्वाइवल के बाद भी वापस आएगा उसमें भी वो चीज मौजूद होगी, वो चीज खत्म नहीं हुई होगी. तो ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर था, ये कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? एसेट. एसेट कौन सी है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी. एक दफा इसको पढ़ जल्दी से. ये एग्जांपल्स अगर समझ आ रही है ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, आपने डिस्क्रिप्शन तक ही देना. वैसे तो समझ आ नहीं चाहिए. आइसोलेशन एग्जांपल, एक ही टाइम पे अगर आप दो काम करें, आप ट्रांसफर भी कर रहे हो पैसे. फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना अकाउंट खोला मोबाइल से और अपना अकाउंट खोला वेब से. वेब वाले अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और मोबाइल वाले अकाउंट से ये बैलेंस चेक कर रहे हैं एट द सेम टाइम. सेम टाइम. तो कोई ना कोई मिली सेकंड का तो फर्क पड़ेगा, कोई ना कोई तो फर्क पड़ेगा ना. तो अगर ये कोई ट्रांजेक्शन पहले कर ले, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहले पैसे ट्रांसफर किए बाद में अपना अकाउंट चेक किया, तो पैसे ट्रांसफर एक अलग चीज है और बैलेंस को चेक करना एक अलग चीज है. दोनों आपस में मुतजाद नहीं है, दोनों आपस में कोई कंफ्लिक्ट लेके नहीं आएंगे. आपको हमेशा अपडेटेड बैलेंस ही नजर आ रहा होगा जो कि ट्रांजेक्शन के बाद आता है. तो किसी भी एक ट्रांजेक्शन का दूसरी ट्रांजेक्शन पे कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ेगा. अच्छा, और लास्ट में क्या था? स्टोरेज मैनेजर. इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये डाटा को स्टोर करता है डिस्क के ऊपर, इंश्योरिंग एफिशिएंट एलोकेशन एंड रिट्रीवल. तो जब हमें जरूरत पड़ती है डाटा की, हमसे मुराद है किसको जरूरत पड़ेगी? डेटाबेस इंजन को. ये किसके पास जाएगा? स्टोरेज मैनेजर के पास. क्या कहेगा जाके कि मुझे डाटा चाहिए, मैंने डाटा को यूज करना है. क्यों यूज करना है? क्यूरी को लेकर आया होगा, क्यूरी प्रोसेसर. इन सब को चला कौन रहा है? ट्रांजैक्शन मैनेजर. और अनऑथराइज्ड पर्संस को रोक कौन रहा है? सिक्योरिटी मैनेजर. डन. इसके अलावा भी इसके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, कुछ हम अभी पढ़ेंगे, कुछ बाद में पढ़ेंगे. पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? रिलेशन बेस्ड टेबल्स. रिलेशन बेस्ड टेबल्स ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू स्ट्रक्चर्ड टेबल्स. हम जो डीबीएमएस पढ़ रहे हैं बेसिकली वो स्ट्रक्चर्ड डाटा की पढ़ रहे हैं. किसकी पढ़ रहे हैं? और स्ट्रक्चर्ड में हमें पता है कि एक रिलेशन होता है. अच्छा, ये रिलेशन का वर्ड सुन लें. रिलेशन इज बेसिकली टू डायमेंशनल. जो वर्ड रिलेशन है ना, ये है टू डायमेंशनल. एक होगी एक्स एक्सिस और एक होगी वाई एक्सिस. यानी कि एक तरफ होगे रोज और एक तरफ क्या होगा? कॉलम. ये रो है कि कॉलम है? ये कॉलम है. और ये क्या है? ये रो. तो इसी को हम कहते हैं रिलेशन, कि एक तरफ एक्स एक्सिस है और एक तरफ वाई एक्सिस है और इनका आपस में रिलेशन है. और इससे डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? सेल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, रोज और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज एफिशिएंट फॉर मैनेजमेंट एंड क्यूरिंग. उसके बाद क्या है? मल्टी यूजर्स एक्सेस. एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं और हर एक की ट्रांजैक्शन किस में रहेगी? आइसोलेशन में रहेगी. अच्छा, हर एक की तो रहेगी आइसोलेशन में, मगर हर एक के ऊपर जो रूल्स लग रहे होंगे वो क्या होंगे? वही बात लिखी हुई है. एनफोर्सेस डाटा कंसिस्टेंसी थ्रू इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लाइक प्राइमरी एंड फॉरेन की. प्राइमरी की क्या होती है? एनी आइडिया? कल मैंने बताया था. प्राइमरी की वो की है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है. और फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की एक ऐसी की है जो कि दो टेबल्स को आपस में जोड़ती है. लिख लें फॉरेन की, अभी हम बात करेंगे, आज तसल्ली से बात होगी इनके ऊपर. फॉरेन की एक ऐसी की है जो कि दो टेबल्स को आपस में जोड़ने के काम आती है. इनके ऊपर आज हमने बहुत गौर तरह बातें करनी है. फॉरेन की वो की है जो कि दो टेबल्स को आपस में जोड़ने का किरदार अदा करती है. देख लिया? अच्छा, उसके बाद क्या है? सिक्योरिटी. इंप्लीमेंट्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. जो जिसका जितना रोल है सिर्फ उतनी ही डेटाबेस को वो बंदा एक्सेस कर सकता है. अच्छा, कौन रोकेगा?
कहाँ गया? सिक्योरिटी मैनेजर। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, उसके पास ऑथराइजेशन नहीं। एंड देन वी हैव क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड के अंदर जो क्यूरी यूज होती है दैट इज ऑलवेज एसक्यूएल। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये कम्युनिकेशन करने की एक जबान है, यानी कि डाटा जब आपस में कम्युनिकेट करता है तो इसके थ्रू करता है। जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करें ना, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है। सिस्टम को अगर हमने कोई बात समझानी हो तो हम उसके लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एसक्यूएल का। इट मीन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये होती क्या है इसके ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है। देन डाटा इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर अभी आप लोगों ने बात नहीं करनी, ये हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। याद है बात? ओके, अब आ जाए ईआर मॉडल पे। हाँ, अब आपको जरा किताब में कलाबाजी खानी पड़ेगी। चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ईआर मॉडल। तो आपने इसकी प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है। सबसे पहले आपने चैप्टर को स्टार्ट करना और कहां तक पढ़ लेना है? एडिशनल फीचर्स ऑफ डीबीएमएस तक। ये आपका चैप्टर 5A है, ऐसे समझ लो। ये है चैप्टर 5A। ये आपने शुरू किया और कहां तक पढ़ लिया? एडिशनल फीचर्स तक पढ़ लिया, जिसमें से आपने एक पॉइंट छोड़ दिया। कौन सा? डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये आपका चैप्टर 5A, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5B की तरफ। 5B इज बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ईआर मॉडल। इसको अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं।